नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको पहले भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहा था, तो भारत की राज्य व्यवस्था तो कंटिन्यू चल ही रही है हमारी। लेकिन कल से हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया है जिसका नाम था विश्व और भारत के भूगोल के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानकारी। ठीक है। कल हमने जो उसका बेसिक था, भूगोल किसे कहते हैं, वो सब के बारे में चर्चा की थी। तारे किसे कहते हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के तारे होते हैं और कितने तारे पाए जाते हैं, और अंतरिक्ष के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आकाश के अंदर आकाश गंगा पाई जाती है। आकाश गंगा का आपने निर्माण तो सुना ही होगा, आकाश गंगा का नाम सुना होगा, तो आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है आकाश के अंदर, इन सब के बारे में आज चर्चा होगी। आकाश गंगा का जो टॉपिक है उसको बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको करवाया जाएगा। आकाश गंगा का आइंदा के बाद में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मेरी गारंटी आपका गलत कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा कहते किसको हैं? आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है और आकाश गंगा कहते किसको हैं? आकाश गंगा, आकाश गंगा या क्षीर मार्ग, उस आकाश गंगा जिसको इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है, जिसको गैलेक्सी का नाम दिया जाता है, आकाश गंगा का नाम है। ठीक है। जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, जिसमें हमारा क्या है, जिसमें जो हमारा सौरमंडल है वो स्थित है। आकाश गंगा आकृति में एक सर्पिल सर्पिल या स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र होता है और उस केंद्र से निकलती हुई कई वक्र भुजाएं मतलब कि उसके आसपास की जितनी भी भुजाएं निकलती हैं ना, वक्र भुजाएं, हमारा सौरमंडल इसकी शिकारी हंस भुजा, अरोयन सिंगन भुजा पर स्थित है। हमारा सौरमंडल जो हमारी आकाश गंगा है, जिसका क्या नाम बोला जाता है, क्षीर मार्ग जिसका नाम है, उसकी किस भुजा पर स्थित है? अरोयन दिगंस भुजा पर स्थित है। इस नाम को आपको याद करना है, किस भुजा पर स्थित है? अरोयन दिगंस भुजा के नाम पर स्थित है, भुजा के ऊपर स्थित है। अभी आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ? 13.8 बिलियन वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 13.8 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग की थ्योरी तो आपने सुनी होगी, जियोग्राफी के अंदर आप आज तक पढ़ते ही आए हो। विस्फोट के तुरंत बाद सभी प्रकार की आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। पृथ्वी के अंदर मैंने आपको बताया था भी, जो अभिनव तारा होता है, अभिनव तारा क्या करता है? अभिनव तारे का विस्फोट होता है ना, कल मैंने आपको तारों के बारे में बताया था, अभिनव तारा विस्फोट होता है। तो इसी प्रकार से किसी चीज का विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण आसमान के अंदर 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं हैं आज वर्तमान के अंदर। कितनी? 100 अरब से भी ज्यादा। और प्रत्येक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। प्रत्येक आकाश गंगा के अंदर क्या है? 100 अरब से ज्यादा तारे हैं और 100 अरब से ज्यादा आसमान के अंदर क्या है? आकाश गंगा है, 100 अरब से ज्यादा। इस चीज को आपको याद में रखना है। और उसी एक आकाश गंगा, 100 अरब आकाश गंगा है ना, 100 अरब आकाश गंगाओं के अंदर ही एक हमारा सूर्य आ जाता है। सूर्य भी मैंने आपको कल करवाया था। अभी सूर्य एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का तारा है। तो एक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब से अधिक तारे आ जाते हैं, यानी अनेकों तारे आ जाते हैं उसी एक तारे में से, जिसका नाम हमारा क्या है? जिसका नाम है सूर्य। ठीक है। जिसका नाम क्या हो जाएगा? जिसका नाम हो जाएगा सूर्य। अभी देख लेना, ये आकाश गंगा का डायग्राम है, इसको कैसे देखते हैं तो आइए चलिए मैं आपको समझाता हूं। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? प्रभाव मंडल। और ये गोलाकार क्लस्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका गोलाकार क्लस्टर हो जाएगा, ये आपका प्रभाव मंडल हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा है ना, ये पूरी की पूरी आकाश गंगा का डायग्राम है। ये देख लेना, इसी आकाश गंगा के एक तरफ सूरज है, ये जीएसपी है, ये इस आकाश गंगा का केंद्र है। जो बिल्कुल बीच की सतह होती है उसको क्या बोला जाता है? आकाश गंगा का केंद्र होता है। और हमेशा आकाश गंगा का जो केंद्र होगा वो उभरा हुआ होगा। क्या होगा? आकाश गंगा का केंद्र उभरा हुआ होगा। ये देख लेना, ये भी एक आकाश गंगा का चित्र है। ये चित्र है तो ये आकाश गंगा है, तो ये एक हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य आ जाएगा। और सूर्य के चारों ओर क्या है? छोटे छोटे से ग्रह है ना, इसी ग्रहों में से एक ग्रह हमारा क्या हो जाएगा?
पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक रह गया है, हो जाएगा हमारा पृथ्वी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। किसी वस्तु के विस्फोट करने की वजह से 13.8 बिलियन वर्ष पहले आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, और वर्तमान के अंदर 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगा है। 100 अरब से ज्यादा। कितनी? 100 अरब से ज्यादा। और प्रत्येक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब से ज्यादा तारे हैं, और इसी प्रकार से एक आकाश गंगा के अंदर जो सूर्य नामक है वो भी तारा एक आकाश गंगा के अंदर ही आ जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे इसने क्या दे रखा है? आगे इसने दे रखा है, जैसे देख लेना, तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। यानी आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है? मैंने आपको बोला था अभी, प्रत्येक आकाश गंगा के अंदर तकरीबन 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है अभी। तारों के समूह को क्या बोला जाता है? तारों के समूह को ही आकाश गंगा बोला जाता है। असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा बोला जाता है। यानी यहाँ कौनी भी एक आकाश, जैसे 5-7 तारा इकट्ठा हो गया और वो आकाश गंगा, ऐसा नहीं होता। जहां पे असंख्य तारे होंगे और तारों की गिनती अरबों खरबों में होगी, उसको क्या बोला जाएगा? उसी को आकाश गंगा बोला जाएगा। ठीक है। एक आकाश गंगा में 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं। कितने अरब से? 100 अरब से ज्यादा तारे होते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कोई कमी नहीं है। यानी ब्रह्मांड के अंदर पता नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है भी वर्तमान के अंदर 100 अरब से ज्यादा ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा है। ठीक है। ब्रह्मांड में 100 अरब के लगभग आकाश गंगा पाई जाती है। और जो हमारी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा का हमने नाम क्या दिया था? हमने नाम दिया था मंदाकिनी आकाश गंगा। क्या नाम दिया था? हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसको क्या बोला जाता है? मिल्की वेव बोला जाता है। मिल्की वेव, जिसका हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो इसका रूपांतरण हो जाएगा सुगध मेघला। सुगध मेघला इसका हिंदी में रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है। ये देख लेना, तारों की समूह को आकाश गंगा बोला जाता है और असंख्य तारों के समूह को बोला जाता है। और आकाश गंगा में 100 अरब से ज्यादा तारे होंगे। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कोई कमी नहीं है, और ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं हैं, और हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। बस आपको इतना याद रखना है। और प्रत्येक पॉइंट जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं मैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये देख लेना, इस प्रकार से होता है आकाश गंगा का निर्माण। ये है हमारी आकाश गंगा मिल्की वेव, जिसको मिल्की वेव, मिल्की गैलेक्सी बोला जाता है ना, मिल्की वे गैलेक्सी। ये पूरी की पूरी आकाश गंगा है। तो ये जैसे ये भी पूरी की पूरी आकाश गंगा है, ये एक आकाश गंगा है। और यहीं पे आकाश गंगा के किसी एक साइड में क्या हो जाएगा? एक साइड में यहीं कहीं पे सूर्य हो जाएगा। और सूर्य किसका चक्कर लगाता होता है? सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाश गंगा का। और सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाएगी पृथ्वी। सूर्य का चक्कर कौन लगाएगी? पृथ्वी। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाश गंगा का। और सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाएगी। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगा? पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी तरह से चलती रहती है। और ऐसा नहीं है भी सूर्य आज सुबह चला और शाम को आकाश गंगा का चक्कर लगा के घर पे आ गया, ऐसा नहीं होता है। सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का। आगे मैं आपको स्लाइडों के अंदर बताऊंगा, ये सारी थ्योरी में लिख के लेके आया हूँ। 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ठीक है। जिसको पूरे के पूरे 25 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड वर्ष किसको बोला जाता है? जब सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा कर ले, उसको ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। और ब्रह्मांड वर्ष की ये पूछ ली जाती है अवधि कितनी होती है, तो 25 करोड़ वर्ष इसकी अवधि होती है। कितनी अवधि होती है? 25 करोड़ वर्ष इसकी अवधि होती है। ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सूर्य चक्कर लगाएगा किसका? आकाश गंगा का। सूर्य का चक्कर कौन लगाएगी? पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगा? चंद्रमा। और ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहती है। और सूर्य जब चक्कर लगाता है ना, तो वो चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है सूर्य। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य चक्कर लगाता है। ठीक है। इस गति को भी याद रख लेना, सामान्यतः एग्जामों के अंदर पूछी जाती है। ये गति सामान्यतः एग्जामों के अंदर पूछी जाएगी। अभी देखते हैं आगे इसने क्या दे रखा है।
आगे, जिसके अंदर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सभी आ जाते हैं। यानी एक आकाशगंगा है जिसका नाम मिल्की वेव है, मिल्की, जिसका हिंदी के अंदर नाम क्या है, दुग्ध मेखला और मंदाकिनी उसको बोला जाता है। जिसके अंदर क्या आ जाता है, सूर्य भी आ जाता है, पृथ्वी भी आ जाती है, चंद्रमा भी आ जाता है, और जितने भी ग्रह हैं ना, 9 ग्रह को आपने नाम सुना होगा, तो वो सारे के सारे ग्रह किसके अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे ग्रह हमारी आकाशगंगा जिसका नाम है मंदाकिनी, क्या नाम है, मंदाकिनी के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं ये सारे मंदाकिनी आकाशगंगा के अंदर आ जाते हैं। सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। और सूर्य के चक्कर लगाने की गति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये लिखा हुआ मैंने जो आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था। कितनी गति होती है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। परीक्षा के अंदर सामान्यतः पूछ लिया जाता है कितनी गति होती है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य को मंदाकिनी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल का समय लगता है। कितने करोड़ साल का, 25 करोड़ साल का समय लगता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और सामान्यतः परीक्षाओं के अंदर ये पूछ लिया जाता है भी कितने करोड़ साल का समय लगता है, तो 25 करोड़ साल का समय लगता है। जब सूर्य अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। जिसकी आयु 25 करोड़ साल होती है। जिसकी आयु कितनी होती है, 25 करोड़ साल। जैसे अभी ये आकाशगंगा है, तो ये सूर्य जब इसका पूरा चक्कर लगाएगा तो इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेंगे 25 करोड़ वर्ष। कितना समय लगेगा, 25 करोड़ वर्ष का टाइम लगेगा। और 25 करोड़ वर्ष के अंदर जब ये पूरा चक्कर पूरा कर लेगा तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से इसको जाना जाएगा। और ब्रह्मांड वर्ष की अवधि पूछ ली जाती है जिसकी आयु 25 करोड़ साल होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आइए चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जो मैंने आपको पहले बात समझाई थी। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और मंदाकिनी ब्रह्मांड का चक्कर लगाती है। यानी प्रत्येक कोई ना कोई किसी ना किसी का चक्कर लगा रहा है, सामान्यतः भाषा के अंदर बोला जाए। ये जो हमारी आकाशगंगा, आकाशगंगा किसका चक्कर लगाती है, ये चक्कर लगाती है, किसका चक्कर लगाती है, ब्रह्मांड का। और इसका आकाशगंगा का चक्कर कौन लगाता है, इसका चक्कर लगाता है सूर्य। और सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा, सूर्य का चक्कर लगाएगी पृथ्वी। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगा, पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा चंद्रमा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, आकाशगंगा के चारों ओर छोटे छोटे तारों के समूह पाए जाते हैं। आकाशगंगा के चारों ओर छोटे छोटे तारों के समूह पाए जाते हैं। यानी ये जैसे आकाशगंगा है तो इसके चारों ओर छोटे छोटे बिल्कुल तारे होंगे, जिनकी संख्या मैंने आपको अभी बताई थी। जिनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 अरब से भी ज्यादा संख्या हो जाएंगी। और इन्हीं तारों में से एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। और वो किस गैलेक्सी के अंदर पाया जाता है, वो पाया जाता है मंदाकिनी नाम की गैलेक्सी के अंदर, जिसको मिल्की वे नाम से भी जाना जाता है। अन्य छोटे छोटे टुकड़े, ये देख लेना, छोटे छोटे तारे पाए जाते हैं और यह चक्कर लगातार सभी तारों के केंद्र के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। यानी ये तारे जब क्या होते हैं, तारे जब विस्फोट होते हैं और ये सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे के सारे यहाँ पे केंद्र के अंदर आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे के सारे तारे विस्फोट करके सारे के सारे, यहाँ ऐसे तो नहीं है ना भी यहाँ से बाहर पड़ गए या उस साइड चले गए, ऐसा नहीं होता। सारे के सारे जब विस्फोट करेंगे तो इनका जो वो होगा, लावा होगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, वो केंद्र के अंदर चला जाएगा। यही बात इसने इसने बोली है, चक्कर लगाकर सभी केंद्र के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में एकत्रित होने के बाद कोई एक ब्लैक होल बनता है। मैंने आपको कल भी बताया था ब्लैक होल किसको बोलते हैं। यह जब छोटे छोटे तारों का समूह बन जाता है तो इसी छोटे तारों के समूह को क्या बोला जाता है, इसी छोटे तारों के समूह को ब्लैक होल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको ब्लैक होल बोला जाता है। और ब्रह्मांड के लिए खतरा क्या होता है, ब्लैक होल ही ब्रह्मांड के लिए खतरा है। ये बात मैंने आपको कल भी बता दी थी। जो पृथ्वी के लिए ब्रह्मांड के लिए एक खतरा है, ये बात मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी। ब्रह्मांड के लिए खतरा एक ही चीज है, वो ब्लैक होल है। और ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, अभिनव तारा के टूटने से न्यूट्रॉन मरता है। और न्यूट्रॉन जब इकट्ठे होते हैं तो एक बड़े न्यूट्रॉन, मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन तारे की आधा चम्मच मिट्टी का भार 5 हाथियों के समान होता है। तो अभी हिसाब लगा लो आप क्या होगा आगे से। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सारा का सारा।
ठीक है। इसके बाद में आगे क्या बता रखा है, आगे बता रखा है आकाशगंगा के केंद्र को बलज कहा जाता है। आकाशगंगा का जो केंद्र होता है ना, जैसे ये आकाशगंगा और ये इसका जो केंद्रीय बिंदु है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको बलज कहा जाता है। और आकाशगंगा के ऊपर तारे एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। आकाशगंगा के ऊपर तारे एक दूसरे के, जैसे ये छोटा, ये नीचे तारा और ये ऊपर वाला तारा है, ऐसा नहीं है भी दोनों चिपके ही होते हैं। जैसे ये हवाई जहाज जा रहा है ना, आप नीचे करके देखोगे तो ये हवाई जहाज और एक इधर से आ रहा है, तो आपको लगता है ये दोनों आपस के अंदर टकराएंगे, लेकिन इनके अंदर अच्छा खासा गैप होता है। ठीक है। सेम कंडीशन तारों की होती है, एक दूसरे के ऊपर तारे होते हैं। आकाशगंगा के भुजा पर पाए जाने वाले तारे नए तारे होते हैं। आकाशगंगा की जो भुजा पर पाए जाते हैं ना, जैसे साइडों के अंदर, कॉर्नर के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, नए तारे होते हैं। जबकि सूर्य भी एक तारा है और वह आकाशगंगा की भुजा पर पाया जाता है। सूर्य भी एक तारा है, मैंने आपको बताया था, वो भी आकाशगंगा की क्या कहा जाता है, आकाशगंगा की भुजा पर पाया जाता है। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है भी सूर्य अभी नया है। सूर्य अभी नया है ना, क्योंकि थ्योरी के अंदर दे रखा है भी आकाशगंगाओं के जो चारों ओर तारे पाए जाएंगे, भुजाओं पर तारे पाए जाएंगे, वो कैसे तारे होंगे, वो नए तारे होंगे। कैसे तारे होंगे, नए तारे होंगे। और जब ये विस्फोट करके जाएंगे केंद्र के अंदर, तो पुराने तारे बन जाएंगे, और पुराने तारों का समूह क्या हो जाएगा, ब्लैक होल का निर्माण करेगा। ये बात मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर करवाई थी। लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है भी जो कॉर्नर के या भुजाओं पर पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो नए तारे होते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है और वो भी कॉर्नर की भुजा पर ही पाया जाता है। तो इसका मतलब सीधा सा निकलता है ना, सूर्य अभी नया है। सामान्यतः सूर्य की जिंदगी कितनी है, 10 वर्ष की होती है। सामान्यतः 10 अरब वर्ष की होती है। कितनी होती है, 10 अरब वर्ष की होती है सूर्य की जिंदगी। और इसके बाद में, जिसमें वह 5 अरब लगभग जी चुका है सामान्यतः। लगभग कितना जी चुका है सूर्य, 5 अरब वर्ष जी चुका है। और आगे कितनी बच गई इसकी, 5 अरब वर्ष ही बची है। अब तब तक तो पता नहीं क्या 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 हो जाएगा। ठीक है। मंदाकिनी के सबसे नजदीक आकाशगंगा का नाम देवयानी है। यानी जैसे हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। अभी ये मंदाकिनी होगी और इसके पास में भी कोई ना कोई आकाशगंगा तो होगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है देवयानी। क्या नाम है इसका, देवयानी नाम है। क्या नाम है, देवयानी। और देवयानी के नजदीक आकाशगंगा का नाम NGCM 33 है। NGCM यानी ये देवयानी है, तो इसके नजदीक जो आकाशगंगा होगी, इसका नाम क्या दे रखा है, NGCM आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा की दूरी बहुत होती है, यहाँ पे बहुत होती है लिख लेना, बहुत होती है। और एक आकाशगंगा से, जैसे हम मंदाकिनी में रह रहे हैं और हमको कहाँ पे जाना है, देवयानी में जाना है, तो हमें कितना समय लगेगा, 20 लाख वर्ष का समय लगेगा। 20 लाख वर्ष का समय लगेगा। और वो समय ऐसे नहीं है भी पैदल जल्दी और पहुंच जाएंगे, 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलोगे आप। ठीक है, 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलोगे, तब आप 20 लाख वर्षों के अंदर पहुंचोगे दूसरी आकाशगंगा के ऊपर। तो अभी आप हिसाब लगा सकते हो एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा की दूरी कितनी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हम मंदाकिनी को छोड़कर देवयानी में जाना चाहते हैं, वही बात जो मैंने आपको बता रखी है कि 20 लाख किलोमीटर, 20 लाख वर्ष का समय आपको लगेगा। ठीक है, आगे वाली स्लाइड के अंदर देखते हैं आगे इसने क्या दे रखा है। आगे देख लेना, 4 आकाशगंगाओं को मिलकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। जैसे अभी देवयानी ये होगी, मंदाकिनी ये होगी, NGCM 33 ये होगी, और एक आकाशगंगा जो इसका कोई नाम आप रख लो ये होगी। ठीक है, और इन चारों के समूह को क्या कहा जाएगा, इन चारों के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, सुपर क्लस्टर बोला जाएगा। और कई सारे सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, कई सारे यानी असंख्य सुपर क्लस्टर। ये एक सुपर क्लस्टर हो गया जिसके अंदर कितनी आकाशगंगाएं हैं, जिसके अंदर आकाशगंगाएं हैं 4 आकाशगंगाएं हैं। और कई सारे सुपर क्लस्टर मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, वो ब्रह्मांड का निर्माण कर देंगे। सूर्य के पास तारों के समूह को नक्षत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सूर्य के पास जो तारों का समूह होता है, जैसे ये आकाशगंगा है और यहाँ पे सूर्य है, और सूर्य के पास में छोटे छोटे तारे तो होंगे, इन तारों के समूह को क्या बोला जाएगा, इनको नक्षत्र बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है और तारे के आसपास तो तारे होंगे ही होंगे। इन तारों के समूह को क्या बोला जाएगा, नक्षत्र बोला जाएगा। जो हमारी राशि के अंदर पंडित जी चेक करते हैं ना, ठीक है, तो वो ये वाले नक्षत्र चेक करते हैं पंडित जी।
ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है। कितनी होती है, 27 होती है। सूर्य से दूर तारों के समूह को तारामंडल बुलाया जाता है, यानी ये तो सूर्य के नजदीक के तारों को क्या कहा जाता है, नक्षत्र, और जो सूर्य से दूर होगा उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा तारामंडल बुलाया जाएगा, उनका नाम क्या होगा, तारामंडल। और तारामंडल की संख्या कितनी है, 89 है। कितनी संख्या है, 89 है। ये बात मैं मंदाकिनी आकाशगंगा की कर रहा हूँ, प्रत्येक आकाशगंगा की नहीं है। भी आप ब्रह्मांड के अंदर ही हिसाब लगा लो, भी इतने 27 ही नक्षत्र हैं। एक आकाशगंगा की बात कर रहा हूँ, एक आकाशगंगा के अंदर सूर्य पाया जाता है, और सूर्य के जो सबसे नजदीक तारे होंगे उन्हें नक्षत्र बोला जाएगा, और जो दूर तारे होंगे उन्हें तारामंडल बुलाया जाएगा। और तारामंडल की संख्या कितनी है, 89 तारामंडल की संख्या है। ठीक है। और आगे देखते हैं, सूर्य के सबसे पास वाले भाग को सौरमंडल बोला जाता है। सूर्य के जो चारों ओर का पास वाला भाग होता है ना, ये देख लेना, ये आकाशगंगा और ये सूर्य, और सूर्य के जो सबसे पास वाला भाग होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको सौरमंडल बोला जाएगा। जिसमें वर्तमान के अंदर कितने ग्रह पाए जाते हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने ग्रह पाए जाते हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य से, यानी ये सूर्य है तो इससे जो दूर होगा, जैसे ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी होगी, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया, ये यूरेनस हो गया, और ये नेपच्यून हो गया। 8 ग्रह होंगे ना, ये सूर्य से दूरी से है। यानी सूर्य से सबसे नजदीक कौन आ जाएगा, सूर्य के सबसे नजदीक बुध आ जाएगा, फिर सूर्य से 2 नंबर पे नजदीक कौन आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। इस प्रकार से है ये। ठीक है। ये इनका एक अलग वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो कितने हैं ग्रह हैं ना हमारे 8, इनका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। एक महीने में सूर्य 2.25 नक्षत्रों को पार करता है। देखो मैंने आपको बताया था, भी सूर्य ऐसा तो है नहीं भी खड़ा ही रहता है। अभी ये सूर्य है, और ये आकाशगंगा, और ये सूर्य है। अभी सूर्य के पास क्या है, सूर्य के पास छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे तारों के समूह को क्या बोला जाता है, नक्षत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नक्षत्र बोला जाता है। और एक महीने के अंदर सूर्य कितने नक्षत्रों को पार करता है, 2 पॉइंट यानी 2.25 नक्षत्रों को पार करता है। तो 12 महीने के अंदर 12 इंटू 2.25 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो एक साल के अंदर सूर्य 27, 12 इंटू 2.25 करोगे तो 27 आ जाएगा ना। यानी एक वर्ष के अंदर सूर्य ये पूरे के पूरे नक्षत्रों को पार कर लेता है। ठीक है। और नक्षत्र भी सूर्य के साथ साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है नक्षत्र, लेकिन सूर्य की गति ज्यादा होगी और नक्षत्रों की गति क्या होती है, नक्षत्रों की गति कम होती है। आकाशगंगाओं में 7 तारों के समूह को शपथ ऋषि बोला जाता है। आकाशगंगा के अंदर जो 7 तारों का समूह होता है ना, ये 7 तारे कौन से होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ऐसा आपने समूह देखा होगा आकाश के अंदर, सामान्यतः आपको ऐसा समूह देखने को मिलेगा। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को शपथ ऋषि के नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाया जाता है, शपथ ऋषि के नाम से बुलाया जाता है। जिनकी संख्या कुल कितनी है, आसमान के अंदर शपथ ऋषियों की संख्या कितनी है, 2 है। शपथ ऋषियों की संख्या कितनी है, 2 है। ऐसा डायग्राम आपने आकाश के अंदर सामान्यतः ही देखा होगा। ठीक है, देखने को मिल जाता है। इसके बाद में देख लेना, ये तो दोस्तों हमारी आज की क्लास आकाश गंगाओं के बारे में मैंने आपको सब कुछ जानकारी दे दी, जितनी भी आकाश गंगा के बारे में जानकारी बनती थी। तो इसको एक बार आप देख लेना, और इस थ्योरी को आप चाहो तो नोट कर लेना। बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है ये सारा का सारा मैटर। ठीक है। तो आकाश गंगाओं के निर्माण से लेके आकाश गंगा कहते किसे हैं, इन सब के बारे में चर्चा की थी। आसमान के अंदर कितनी आकाश गंगाएं हैं, इन सब के बारे में भी बताया था। 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगा है। प्रत्येक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब से ज्यादा तारे पाए जाते हैं। और सूर्य भी एक तारा है, तो वो भी किसी ना किसी आकाश गंगा के अंदर होगा। तो सूर्य जिस आकाश गंगा के अंदर है उसका नाम मंदाकिनी है। क्या नाम है उसका, मंदाकिनी उसका नाम है। ठीक है। तो आगे देख लेना, आगे हमारे ये नाना क्लासेज ऐप के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। किस किस की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ये देख लेना। पीटीआई सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। पीटीआई फर्स्ट पेपर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट L1 की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित। कृषि पर्यवेक्षक की टॉपिक वाइज चल रही है। सूचना सहायक की टॉपिक वाइज चल रही है। सैगणक भर्ती जो आगे इसका पेपर होगा ना आगे, इसकी टॉपिक वाइज चल रही है। राजस्थान जिला दर्शन की 50 जो नए जिले बने हैं, अभी तो 53 हो गए, और 10 संभाग बने हैं, इनकी टेस्ट सीरीज है, वो भी तो आपको नवीनतम आंकड़ों के साथ मिलेगी इनकी टेस्ट सीरीज भी।
ठीक है। और ये रीट मेंस की चल रही है और सेकंड ग्रेड की चल रही है, तो इन सबको अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज की आपको ज़रूरत है तो इस टेस्ट सीरीज को आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा प्राइस है, 299 रुपये। ये थी आज की आपकी क्लास दोस्तों जियोग्राफी की। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।